दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अधिवास के प्रतिरूप। और हमारा टॉपिक चल रहा था मानव अधिवास व नगरीय कच्ची बस्ती। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मानव अधिवास के प्रतिरूप। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई आपको कुछ डाउट है इससे संबंधित, यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, या इसके अलावा जो भी आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं। और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो उत्कर्ष स्टडी के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मानव अधिवास के प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, मानव अधिवास के प्रतिरूप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मानव अधिवास के प्रकार, और हमने 4 प्रकार पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मानव अधिवास के प्रतिरूप। प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों कि प्रतिरूप में क्या है कि यानी जो नगरीय ग्रामीण अधिवास हैं वो किस आकृति में बसे हुए हैं ये देखा जाता है। यानी वो रेखीय प्रतिरूप है, या कोई वो पंखा रूप में बसे हुए हैं, या तीर या अर्य तिरछा प्रतिरूप, इस प्रकार या तारा प्रतिरूप में क्या है वो बसे हुए हैं। यानी जो हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप में देखते हैं, यानी उनकी आकृति किस प्रकार की ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रकार में हमने क्या देखा? यानी भवनों की दूरी, यानी जितने भवन नज़दीक है वो सघन हो गया, अगर दूर है तो मिश्रित हो गया, इससे दूर है तो परिकर्ण हो गया, या बहुत ही छितरे बितरे पर्वतीय क्षेत्रों में पल्लीनुमा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे हैं मानव अधिवास के प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, पहले हम देखेंगे रेखीय प्रतिरूप के बारे में, यानी रेखीय प्रतिरूप होता क्या है। तो रेखीय प्रतिरूप के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों रेखीय प्रतिरूप में क्या होता है? यानी कोई हमारी सड़क हो गई, यानी कोई ये सड़क हो गई, नहर हो गई, नदी हो गई, यानी सड़क हो गई, नहर हो गई, नदी हो गई, रेल मार्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी सड़क, नहर, नदी, रेल मार्ग, इनके सारे जब अधिवास यानी मकान बन जाते हैं, जैसे ये इसके सारे बन गया, ये इसके सारे कोई अधिवास हो गया, ये इसके सारे हो गया ऐसे, यानी ये कोई अधिवास यहाँ पे बन गया, इस प्रकार। यानी ये एक प्रकार से क्या हो गया? ये देखिए दोस्तों, जैसे इधर ये बन गया, इधर ऐसे। अब देखिए दोस्तों ये क्या बन गया? एक रेखीय प्रतिरूप, यानी सीधी रेखा में। यानी कोई ये आप समझ लो सड़क है, या फिर ये कोई नहर है, या कोई नदी है, या फिर रेल मार्ग है, इसके सारे क्या बन जाते हैं? जब आवास बन जाते हैं या मकान बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। और दोस्तों रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। तो रेखीय प्रतिरूप है दोस्तों, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमें क्या है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो रेखीय प्रतिरूप का एक गांव है वो उदाहरण है, वो कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जिला है एक जयपुर, और जयपुर जिले का गांव आता है बरवाड़ा। यानी जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो क्या है? एक रेखीय प्रतिरूप का क्या है? उदाहरण है। दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखना है कि जो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव है वो क्या है कि रेखीय प्रतिरूप का क्या है? उदाहरण है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देख लेते हैं पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों? यानी कोई यहाँ पे मान लीजिए ये कोई भी एक केंद्र है, और इसके बार क्या है? यहाँ पे एक आवास बन गया, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे आवास बन गया, ऐसे आवास बन गया, ऐसे कोई आवास बन गया। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? यानी ये केंद्र है कोई गांव का, ठीक है दोस्तों, और इसके बार आवास है, और यहाँ से एक रोड निकल गई। ठीक है दोस्तों, और यानी हम कह सकते हैं कि पंखा प्रतिरूप में क्या होता है कि पहले में कोई केंद्र विशेष है, या यहाँ पे समझ लो कोई कुआं है या तालाब है, तालाब समझ लीजिए अब, यानी इस तालाब के चारों ओर क्या है? मकान है या अधिवास है, वो विकसित हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि एक सड़क के किनारे, यानी रेखीय अवस्था में क्या है जब आवास बन जाते हैं, यानी इसके किनारे भी आवास बन गया, इसके किनारे भी आवास बन गया, इसके किनारे, इसके किनारे, तो ये क्या है? एक पंखा आकृति हो गई, यानी पंखाकार आकृति हो गई। तो इसे क्या कह देते हैं? पंखा प्रतिरूप। यानी पंखा प्रतिरूप में क्या होता है कि पहले कोई केंद्रीय भाग होता है, यानी तालाब वगैरह कुछ भी मान लीजिए आप, उसके चारों ओर क्या है? अधिवास बनते हैं। उसके बाद में एक वहाँ से सड़क निकलती है, उसके किनारे क्या है? अधिवास बनते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पंखा प्रतिरूप। और पंखा प्रतिरूप है वो हमें डेल्टाई, नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्रों में हमें क्या है? इस प्रकार के यानी पंखा प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। यानी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे हमें ऐसे प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम तीर प्रतिरूप के। तीर प्रतिरूप, ठीक है दोस्तों, यानी तीर प्रतिरूप की बात करते हैं।
तीर प्रतिरूप में दोस्तों क्या होता है, ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, यानी जो पंखा प्रतिरूप है वो नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में बनते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तीर प्रतिरूप देखिए, तीर प्रतिरूप जैसे ये देखिए इस प्रकार का कोई प्रतिरूप है, यानी यहाँ पे अधिवास बन गई, यानी ये अधिवास इधर हो गया, ऐसे इसके सारे सारे क्या है अधिवास बन गए, वो क्या होता है हमारा तीर प्रतिरूप। और तीर प्रतिरूप कौन कौन से क्षेत्रों में बनते हैं, जैसे हम बात करें कोई दोआब हो गया, यानी दो नदियों के बीच की भूमि, ये नदी जा रही है यहाँ से ये नदी आ रही है, तो यहाँ के बीच की भूमि है वो इस प्रकार की आपको नजर आती है। तो यहाँ पे अधिवास जब बन जाता है नदियों के बीच में, तो वो क्या है, यानी नदी के जो दोआब क्षेत्र है, यानी और नदी का जो विसर्प है, यानी विसर्प, ऐसे देखिए नदी, यानी ऐसे जब यहाँ पे बन जाता है तो क्या होता है, तीर नुमा एक प्रतिरूप बन जाता है। यानी नदियों के दोआब पे जो बनते हैं, नदी विसर्प पे जो बनते हैं, यानी नदी विसर्प क्या होता है, जब नदी सांप की तरह चलती है, यानी तो वो क्या होता है नदी विसर्प, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो ये अंतरीप पे बनती है। अब अंतरीप क्या होता है, तो दोस्तों अंतरीप देखिए क्या होता है कि ये कोई क्षेत्र है और ये तीनों ओर से क्या है, ये जल से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, यानी ऐसा जो स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम अंतरीप कहते हैं। अगर ये ऐसा एक बड़ा क्षेत्र है और ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों। दोनों याद रखना, ये क्या है, जो भूगोलिक क्या है शब्दावली है, ठीक है दोस्तों। यानी जो संकरा होता है उसे हम अंतरीप कहते हैं, यानी ऐसा संकरा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे हम अंतरीप बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो अगर तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो ये अंतरीप के सारे, यानी अंतरीप के सारे में तीर प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके उदाहरण की, यानी तीर प्रतिरूप हमें भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी, यानी जो कन्याकुमारी है हमारी, वो भी क्या है, एक अंतरीप टाइप है। तो अंतरीप है, तो उसी अंतरीप के सारे में, कन्याकुमारी अंतरीप के सारे क्या है, हमें तीर प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील, तो चिल्का झील के किनारे, यानी चिल्का झील के सारे में क्या है, तीर प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आपको बात याद रखनी है। अब देखिए चौथा प्रतिरूप आता है हमारा त्रिभुजाकार प्रतिरूप, यानी जब त्रिभुज की आकृति में क्या है, अधिवास बन जाते हैं, यहाँ पे अधिवास बन गया, यहाँ पे अधिवास बन गया, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यानी ये तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है त्रिभुजाकार रूप में, वही कहलाता है हमारा त्रिभुजाकार प्रतिरूप। और ऐसे जो प्रतिरूप है वो में जो नदी हो गई, नदी, नहर, सड़कें, इनके संगम पर, यानी जहाँ पे ये तीनों इस प्रकार मिलती हो और जहाँ पे ऐसा ये तीनों इस प्रकार मिलती हो, जहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, और इन्हीं के सारे सारे क्या हो जाता है, जो अधिवास है वो स्थापित हो जाते हैं, आवास है वो स्थापित हो जाते हैं, और वो हमारा कौन सा प्रतिरूप बन जाता है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। और ऐसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्रतिरूप है वो हमें पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलते हैं, पंजाब और हरियाणा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार प्रतिरूप है वो हमें पंजाब और हरियाणा में है, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों, जैसे एक सड़क ये आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इन सड़कों के सारे सारे, इन सड़कों के सारे सारे, यानी इस प्रकार देखिए आप, यानी इन सड़कों के सारे सारे, इन सड़कों के सारे सारे जब क्या बन जाता है, ऐसे अधिवास स्थापित हो जाते हैं, तो वो किस प्रकार का प्रतिरूप हमारे सामने आता है, तो आयताकार प्रतिरूप है वो हमारे सामने आता है। यानी जब दो सड़कें हैं वो समकोण पे अपने आप को काटती है, और दोनों सड़कों के किनारे किनारे, यानी सारे सारे हैं, जब अधिवास है वो स्थापित हो जाते हैं, तो वो हमारा आयताकार प्रतिरूप है हमारे सामने आता है, या आयताकार प्रतिरूप है वो क्या है, बनता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए छठा आता है हमारा अरिय त्रिज्या प्रतिरूप। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने कोई केंद्र मान लिया और इधर से भी सड़क आ रही है, कोई इधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी सड़क आ रही है, इधर से भी सड़क आ रही है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, एक केंद्र में, यानी
ये हम क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी सड़कें मिलती हैं उनको हम चौक का नाम देते हैं। ठीक है, कोई चौक मान लीजिए आप, तो चौक में है वो चारों ओर से क्या है, सड़कें आ रही है, और इनके सड़कों के सारे क्या है, जब अधिवास स्थापित हो जाते हैं, यानी इनके सारे क्या है, अधिवास स्थापित हो जाते हैं, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, वो हमारे सामने जो प्रतिरूप बन के आता है वो कौन सा होता है, अर्य तिर्जा प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, अर्य तिर्जा प्रतिरूप है वो हमारे सामने आता है। और ये देखने पे दोस्तों कैसी लगती है, तो एक मकड़ी जैसी लगती है, इसे मकड़ी जाल प्रतिरूप भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मकड़ी जाल प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ही देखिए, इसका ही विकसित रूप होता है वो तारा प्रतिरूप होता है। कौन सा, तारा प्रतिरूप। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सड़कें हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसी सड़कें हैं वो पूरी आगे तक चली जाती है, ऐसे इधर। यानी जब ये सड़कें और विकसित हो जाती है तो ये हमें एक इनके सारे अधिवास स्थापित हो जाते हैं, और ये जो अर्ध तिर्जा प्रतिरूप है क्या है, तारा प्रतिरूप का रूप ले लेता है। यानी जब ये सड़कें हैं ये आगे और चली जाती है और इनके सारे क्या है, बस्तियों का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या है, एक तारा प्रतिरूप का रूप ले लेता है। यानी हम कह सकते हैं जो अर्य तिर्जा प्रतिरूप है उसका विकसित रूप है वही क्या है, तारा प्रतिरूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। यानी जो वृत्ताकार प्रतिरूप है वो किस प्रकार होता है, कोई झील है, कोई तालाब है, कोई चौपाल है, गांव में चौपाल होते हैं दोस्तों, इसके अलावा कोई कुआं है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा एक जलीय क्षेत्र है, यानी झील, तालाब, चौपाल, कुआं, इसके चारों ओर जब अधिवास बनने लगते हैं तो वो कौन सा हमारा कहलाता है, तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे देखिए यहाँ पे कोई अधिवास स्थापित हो गया, इस प्रकार कोई अधिवास स्थापित हो गया इस प्रकार, तो ये क्या है, एक वृत्ताकार रूप ले लेता है, और ये अधिवास हमारा क्या कहलाता है, वृत्ताकार प्रतिरूप। और वृत्ताकार प्रतिरूप है वो झील, तालाब और चौपाल, कुआं, इनके चारों ओर है। जब आवास विकसित होते हैं तो वो क्या है, वृत्ताकार प्रतिरूप बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरूप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारा प्रतिरूप आता है, उसका नाम है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी जो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति है वो बिना किसी योजना के क्या है, आवास स्थापित कर लेता है। जैसे यहाँ पे एक आवास हो गया, यहाँ पे आवास हो गया, आवास हो गया, यहाँ पे जहाँ मर्जी चाहिए वहाँ पे आवास स्थापित कर लिया, तो ये क्या है, एक अनियमित प्रतिरूप है। ठीक है दोस्तों, यानी बिना किसी योजना के है मानव अपने आवास है वो स्थापित कर लेता है, और ये हमारे सामने जो प्रतिरूप विकसित होकर आता है वो हमारा कौन सा है, अनियमित प्रतिरूप। इसको कहते हैं अनाकार प्रतिरूप। यानी इसका कोई आकार नहीं है, जहाँ जी चाया वहाँ पे क्या है, अधिवास है वो स्थापित कर लिए गए, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं, अनाकार प्रतिरूप। और दोस्तों अनाकार प्रतिरूप का एक उदाहरण है वो है हमारे राजस्थान का एक जिला है बारा, और बारा जिला का कौन सा गांव है, बारा जिला, और इसका गांव कौन सा है, लिसाड़ी गांव। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद रखना है। जो अनियमित प्रतिरूप है उसका उदाहरण कौन सा है, बारा जिला का लिसाड़ी गांव, और रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण था वो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। ठीक है दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, यानी सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है वो हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं, और ये अधिवास है वो सीढ़ी के रूप में विकसित होते हैं। इसी कारण इसे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। और ये सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो रॉकीज पर्वत हो, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो हिमालय हो, सभी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें हमें जो है वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा आता है, यानी अनियमित प्रतिरूप हो गया एक मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप, यानी जो हमारा मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे झोपड़ी बना ली जाती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, तो ये क्या है, एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा हमें है वो आवास स्थापित कर लिए जाते हैं। और मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है वो हमें जो विश्व की सभी जनजातियाँ हैं
उनके जो अधिवास हैं वो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप जैसे होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप है वो कौन यानी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो जनजातियों के द्वारा। अगर हम प्रमुख उदाहरणों की बात करें, इसमें एक टोडा जनजाति का नाम आता है, और इसके अलावा जो दक्षिणी अफ्रीका का एक प्रांत है उसका नाम है नेटाल, और नेटाल में एक जनजाति पाई जाती है, उसे बोलते हैं जूलू। और जूलू जनजाति के जो अधिवास हैं वो कुछ मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप जैसे हैं, यानी मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप हैं। वो दक्षिणी अफ्रीका का प्रांत है नेटाल, और नेटाल में एक जनजाति पाई जाती है जूलू, उसके जो अधिवास हैं वो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप जैसे हैं। और दक्षिणी अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का देश है, कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसका प्रांत है नेटाल, और नेटाल प्रांत में है वो जूलू जनजाति पाई जाती है। और जूलू पर जो जनजाति है उसके अधिवास हैं वो मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप हैं, यानी मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप जैसे इनके अधिवास हैं। ये दोनों उदाहरण आपको याद रखने हैं। और दोस्तों हमने मानव अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये मानव अधिवास होते हैं इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मानव अधिवास होते हैं उनमें जो ग्रामीण अधिवास लिखना था, यानी जो ग्रामीण अधिवास हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहली होती है कि ग्रामीणों में बेरोजगारी होती है, यानी बेरोजगारी की समस्या। इसके अलावा हम देखें तो पेयजल, यानी शुद्ध जो पेयजल है हमें उसकी उपलब्धता नहीं होती, यानी पेयजल की कमी, यानी शुद्ध पेयजल की कमी होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, यानी यहाँ पे अच्छे है वो हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है दोस्तों, ग्रामीण एरिया में। इसके अलावा बात करें हम जो विद्युत की कमी, यानी बिजली की कमी रहती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो उन्नत शिक्षण संस्थान नहीं है, इसके अलावा जो परिवहन व दूर संचार ऐसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। अब दोस्तों सभी जानते हैं ग्रामीण एरिया में कच्ची रोड होती है, अभी तो है वो पक्की रोड है, वो बनने लगी है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी ग्रामीण जो अधिवास होते हैं उनके प्रतिरूप, और ग्रामीण अधिवास की जो क्या क्या समस्याएं हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक के जो PDF आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।